हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि फैक्टर एनालिसिस क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसके क्या क्या एजम्पशंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं फैक्टर एनालिसिस से कि फैक्टर एनालिसिस क्या है। फैक्टर एनालिसिस It is a technique to reduce and summarize the data। ये इससे मालूम होता है कि ये एक टेक्निक है जिसका काम होता है डेटा को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए और समराइजेशन के लिए। अगर कोई टूल या इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जाता है तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो उन सारे वेरिएबल्स को एक रिसर्चर के लिए या एक शोधकर्ता के लिए या एक डेवलपर के लिए, टूल डेवलपर के लिए उस डेटा को रिड्यूस करना होता है और कैसे उसको बेहतर तरीके से समराइजेशन करना होता है। उसके बाद टू डिसाइड द डिफरेंट फैक्टर्स और डायमेंशंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सिमिलैरिटी। रिड्यूस और समराइजेशन किस बेसिस पे? कॉमन सिमिलैरिटी पे होना चाहिए, बेसिस ऑफ कॉमन सिमिलैरिटी। उनके आपस में क्या क्या कौन आइटम, कौन वेरिएबल हमारा किस फैक्टर या डायमेंशन से रिलेटेड हो, उसकी बुनियाद पे हमको उसको तय करते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड फॉर ए सेट ऑफ आइटम्स एंड एस्टिमेटिंग हाउ स्ट्रांगली दे आर रिलेटेड टू द फैक्टर्स और डायमेंशन। इसको जब हम रिड्यूस करते हैं या समराइज करते हैं तो ये चेक करते हैं कि वो जो भी वेरिएबल्स हैं या आइटम्स हैं वो हमारा किस फैक्टर से कितना उसका कोरिलेशन है। जिस फैक्टर से उसका ज़्यादा हाई कोरिलेशन होता है उसमें हम उसको रखते हैं और उस डायमेंशन के अंदर उसको शामिल करते हैं। फैक्टर एनालिसिस में जो ये आपस में इनके जो आइटम्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप इनके दरमियान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी की वजह से किसी पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो हमने फैक्टर एनालिसिस को जाना कि इट इज़ अ टेक्निक टू रिड्यूस एंड समराइज द डेटा, टू डिसाइड द डिफरेंट फैक्टर्स और डायमेंशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सिमिलैरिटी। It is performed for a set of items and estimating how strongly they are related to the factors or dimension। इस यहाँ पे कोई डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है, बल्कि ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है इनके दरमियान। उसके बाद आइए देखते हैं कि फैक्टर एनालिसिस कितने प्रकार का होता है। फैक्टर एनालिसिस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, एक होता है कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट और स्केल्स दैट हैव नेवर बीन टेस्टेड बिफोर फॉर देयर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। यानी कि एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस तब किया जाता है जब कोई टूल जब डेवलप किया है तो पहले कभी कोई इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी अगर कोई डेटा, कोई आइटम या टूल डेवलप किया जाता है तो हमारे पास बहुत सारे आइटम होते हैं और ये तय नहीं होता है कि क्या कितने फैक्टर्स हैं और किस फैक्टर में कौन आइटम या कौन वेरिएबल आएगा। तो इसमें एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस फर्स्ट टाइम जब फैक्टर को तय करना होता है तब किया जाता है। दूसरा है कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट और स्केल्स दैट हैव बीन टेस्टेड बिफोर फॉर देयर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। यानी इसमें इसके नाम से जाहिर होता है कि ये कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस है। इसमें कन्फर्म किया जाता है कि इसके जो आइटम्स हैं या इसके जो वेरिएबल्स हैं ये अपने फैक्टर को कितना कन्फर्म कर रहे हैं। तो दो तरह का फैक्टर एनालिसिस होता है, एक एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी मीन्स एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे हम। दूसरा होता है कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, यानी कन्फर्म करते हैं इस आइटम्स को या वेरिएबल को कि ये फैक्टर अपने फैक्टर से कितना कोरिलेटेड है। क्यों, वाई वी यूज़ फैक्टर एनालिसिस, क्या होता है इसका उद्देश्य, क्यों हमको इसको करना होता है? देखते हैं यहाँ देखते हैं कि टू ब्रिंग लार्ज डेटा फॉर अ फ्यूअर मीनिंगफुल वन। बहुत सारे हमारे पास वेरिएबल होते हैं या डेटा होते हैं, इसको जो है फ्यूअर मीनिंगफुल वन में लाते हैं। एक
जैसे अगर हमारे पास एकेडमिक अचीवमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वेरिएबल है तो उस सारे वेरिएबल को एकेडमिक अचीवमेंट के अंदर शामिल करेंगे। क्रिएटिविटी से रिलेटेड बहुत सारे वेरिएबल है तो सारे वेरिएबल को, इस तरह के वेरिएबल को क्रिएटिविटी के अंदर लाएंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड है तो एक्स्ट्रा करिकुलर से रिलेटेड वाले फैक्टर में उस तरह के आइटम को लाएंगे। तो टू ब्रिंग लार्ज डेटा टू अ फ्यूअर मीनिंगफुल वन, इट हेल्प्स डेटा रिडक्शन, जो पहले हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे बहुत सारे डेटा को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स डेटा समराइजेशन, ये डेटा को समराइज करने में हमारी मदद करता है। व्हेन टू यूज़ फैक्टर एनालिसिस, कारक विश्लेषण का प्रयोग कब करना चाहिए? व्हेन वी हैव वेरियस वेरिएबल्स, हमने बताया था मीनिंग में फैक्टर एनालिसिस के बाद कि हमारे पास जब बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं या बहुत सारे आइटम्स होते हैं तो हमको फैक्टर एनालिसिस की ज़रूरत होती है। व्हेन डिफ़िकल्ट टू स्टडी डिफरेंट डायमेंशन इंडिविजुअली, यहाँ पे जानना है, जैसे मैं एक स्टूडेंट्स के से रिलेटेड कोई स्टडी किसी रिसर्चर को करनी है तो उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में कई चीज़ें आती हैं जैसे क्रिएटिविटी, एकेडमिक अचीवमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जब आइटम तैयार किया जाता है या वेरिएबल होते हैं तो जैसे क्रिएटिविटी के रिलेटेड जितने भी वेरिएबल होंगे उसको क्रिएटिविटी के अंदर रखेंगे। एकेडमिक अचीवमेंट से रिलेटेड जितने वेरिएबल होंगे उसको एकेडमिक अचीवमेंट में रखेंगे। करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड जो आइटम्स होंगे या वेरिएबल होंगे उनको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डायमेंशन के अंदर रखेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे है, दूसरा है फॉर एग्जांपल टेचर्स नॉलेज रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी नॉलेज, पेडागोजी नॉलेज, कंटेंट नॉलेज। टीचर्स की अगर कोई स्टडी होती है कि जो ओवरऑल हमको देखना है कि टीचर को कितना टेक्नोलॉजी नॉलेज है, पेडागोजी का नॉलेज है, कंटेंट नॉलेज है, यानी TPCK का कितना नॉलेज है, तो हम अलग अलग स्टडी ना करके एक ही स्टडी में जो TPCK बनाएंगे अलग अलग फैक्टर तय करेंगे। टेक्नोलॉजी नॉलेज का अलग, पेडागोजी नॉलेज का अलग, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी नॉलेज होगा हमको उस डायमेंशन में रखेंगे। पेडागोजी से रिलेटेड जितना नॉलेज होगा उसको पेडागोजी में रखेंगे। कंटेंट से नॉलेज जो उसका अलग अपना सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड जो नॉलेज होगा उसको हम कंटेंट नॉलेज में रखेंगे। तो हमने देखा कि व्हेन टू यूज़ फैक्टर एनालिसिस, व्हेन वी हैव वेरियस वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल या आइटम होंगे। व्हेन डिफ़िकल्ट टू स्टडी डिफरेंट डायमेंशंस इंडिविजुअली, जब हमको कोई स्टडी को अलग अलग ना करके एक ही साथ सबका करना होगा। इसकी कुछ एजम्पशंस हैं। कारक विश्लेषण की कुछ बुनियादी अवधारणाएँ हैं, जैसे वेरिएबल्स मस्ट बी रिलेटेड। वेरिएबल का जो है जो जितने भी वेरिएबल्स होंगे इसके अंतर्गत वो सभी एक दूसरे से इनका कोरिलेशन होना चाहिए, तो तब ये तब हम फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा है कि सैंपल मस्ट बी ऑफ होमोजेनस ग्रुप। जो भी हम सैंपल जिससे हासिल करेंगे, डेटा हासिल करेंगे, वो जो हमारा सैंपल होना चाहिए वो होमोजेनस ग्रुप होना चाहिए, उनका नेचर जो होमोजेनस होना चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन, यहाँ जैसा कि हमने पहले बात किया था कि यहाँ पे कोई डिपेंडेंट या कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन लीनियर रिलेशन, यानी ये इनके दरमियान आपस में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है। इसकी एक ये भी अवधारणा है कि इसके अंतर्गत हम कोई भी मीट्रिक डेटा को नहीं लेते, नॉन अदर देन मेट्रिक डेटा को नहीं लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरवल स्केल, जो हम जानते हैं कि स्केल 4 तरह का होता है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। तो इसकी एक अवधारणा ये है कि इसमें उसी डेटा को शामिल करते हैं जो इंटरवल स्केल का होता है, यानी कि इसमें हम जेंडर या लोकेशन इस तरह के एट्रीब्यूट वेरिएबल को शामिल नहीं करते हैं। इसका जो सैम्पल साइज होना चाहिए वो कम से कम 50, लेकिन प्रेफरेबली 100 होना चाहिए या उससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। तो आज की वीडियो में हमने फैक्टर एनालिसिस को समझने की कोशिश की, उसके टाइप्स को, उसके क्या उद्देश्य होते हैं और कब हम फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं और इसकी क्या क्या बुनियादी अजम्पशंस हैं। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे हमको फैक्टर एनालिसिस के बारे में कुछ समझने का मौका मिला होगा। धन्यवाद।